कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में अभी तक नहीं हुआ है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। घबराने की नहीं है जरूरत, जागरूकता और सतर्कता की है आवश्यकता। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर हुए 6,039। 515 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। 206 लोगों की हुई मौत। केंद्र ने दिया आश्वासन, भारत के पास है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई का पर्याप्त भंडार। भारत ने अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में रखने के बाद ही लिया निर्यात का निर्णय। कहा, घरेलू आवश्यकता के लिए N95 मास्क और PPE की नहीं है देश में कोई कमी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने दिया सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। कहा, कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से करें अनुपालन। मंत्रालय ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि उद्योग के लिए लॉकडाउन से दी छूट। पंजाब सरकार ने राज्य में 1 मई तक बढ़ाई कर्फ्यू। पीएमओ ने की कोविड-19 से निपटने की दिशा में 11 अधिकार प्राप्त समूहों के प्रयासों की समीक्षा। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की आपूर्ति, चेन, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। क्षेत्रीय भाषाओं में कोविड-19 के बारे में जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। देश भर में कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। वित्त मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने में 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करने की प्रक्रिया रहेंगी जारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 6,761 हो गई है। इसके साथ ही 515 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से अब तक 206 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 का अब तक सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन संक्रमण को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। संयुक्त सचिव ने कहा कि गुरुवार को 16,002 टेस्ट किए गए, जिसमें से सिर्फ 2% लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की पर्याप्त मात्रा में दवाई देश में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 3 करोड़ 28 लाख टैबलेट्स उपलब्ध हैं। देश में फिलहाल 146 सरकारी लैब्स और 67 निजी लैब में कोविड-19 की टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों को कड़ाई से रोकने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक पलायन कर चुके दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग अलग आश्रय स्थल में राज्य प्रशासन और एनजीओ द्वारा खाना मुहैया कराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक, धार्मिक सम्मेलन और समारोह को अनुमति न देने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के उपायों पर जारी समेकित दिशा निर्देशों में उल्लेखित विशिष्ट पाबंदियों के बारे में जिलों के अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी सूचित किया गया है कि उन्हें कानून व्यवस्था, अमन और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को अंकुश में रखने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए। इन निर्देशों के अंतर्गत ये अनुरोध किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों, सामाजिक, धार्मिक संगठनों और नागरिकों के ध्यानार्थ लाने के लिए दिशा निर्देशों के संबंधित प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी लॉकडाउन उपाय का उल्लंघन होने की स्थिति में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी के संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने मछलियां पकड़ने या समुद्री जलीय उद्योग को लॉकडाउन से छूट दी। इसके साथ ही मछली बेचने, खरीदने और उनकी पैकेजिंग समेत विभिन्न समुद्री गतिविधियों के लिए छूट मिल गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान उठाए जा रहे कदमों के तहत इन गतिविधियों के दौरान भौतिक दूरी और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। कोविड-19 के संक्रमण से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूहों की एक बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए मौजूदा समय में जारी प्रयासों पर चर्चा हुई। प्रधान सचिव ने उच्चाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा की। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन, संबंधित हितधारकों के लाभ के लिए किए गए प्रयासों, सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए किसानों को अपनी फसलों की कटाई में सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों, विश्वास बहाली के लिए आगे और आवश्यक उपाय करने तथा गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर तक सुनिश्चित करने की आवश्यकता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सुनिश्चित करने की आवश्यकता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और उन पर संतोष व्यक्त किया गया कि अब तक 1,45,916 सैंपल्स का परीक्षण किया गया है। इसके अलावा केंद्र इस संबंध में राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में है और जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है। निजी सुरक्षात्मक उपकरणों का उत्पादन स्तर बढ़ाया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी समूहों को भी एकजुट किया जा रहा है। प्रधान सचिव ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के साथ सही ढंग से समन्वय किया जाए ताकि ओवरलैप से बचने के साथ साथ संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सके। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से कल्याणकारी उपायों की दिशा में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से देश भर में उत्पन्न हुए हालात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा, कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य सरकारों को 4100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विशेष रूप से सुविधाओं को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से कोविड के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पैकेज उसकी घोषणा की थी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उसमें से 4,100 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम सभी स्टेट्स को रिलीज कर चुके हैं। पैसे के कारण किसी भी प्रकार से कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा भी है, उनका निर्देश भी है और उसके अनुरूप उन्होंने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को सहायता भी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हॉटस्पॉट से निपटने और लॉकडाउन के पालन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। काफी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर जरूर बीमारी थोड़ा सा असाधारण गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन के हम तीसरे सप्ताह में हैं। साधारणतः जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी कहना है कि 2 से 4 सप्ताह तो इसके कर्व को फ्लैट होने में नॉर्मली भी लगता है। इसलिए हम जरा भी धैर्य को ना खोए, परिश्रम के में कोई कमी ना रखें। जो टेक्निकल एंगल से जितने भी हमारे इनपुट्स हो सकते हैं उसको गहराई से हम करें, हर विषय पर पैनी निगाह रखें। और अब जबकि देश के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी और सब प्रकार के एक्सपर्ट्स के माध्यम से हॉटस्पॉट्स को लोकेट कर दिया गया है, लेबल कर दिया गया, उनके लिए स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर दी गई हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर में बने मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है। होम मेड फेस कवर के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है। इसके बारे में भी अपने अपने स्टेट्स में लोगों को हम स्पष्टता करें कि हर एक व्यक्ति को सर्जिकल मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मुंह को कपड़े से, रुमाल से, घर के बने मास्क से या किसी भी इंडिजिनस मास्क से कवर करके रखते हैं बाहर जाते समय, तो ये निश्चित रूप से आज के माहौल में उनको कोविड से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
देश में सबसे ज्यादा कोरोना से महाराष्ट्र प्रभावित है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इन शहरों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने इन शहरों के निवासियों से आग्रह किया कि वे बिना मुंह ढके अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर और भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, भोपाल और उज्जैन को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार ने भी कोरोना के फैलते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश में कर्फ्यू को 1 मई तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून के दौरान केंद्र सरकार 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करेगी। अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन दिया जाएगा। 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहले से ही दिया जा चुका है। जो डिजिटल है, इस शिक्षण की दिशा में इसका अधिक से अधिक नवाचार और गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे हो सकती है, इसलिए मैं अपने छात्रों से भी, अपने अभिभावकगण से भी और आदरणीय अध्यापकगण से भी अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग हैशटैग भारत पढ़े ऑनलाइन का उपयोग करते हुए मेरे ट्विटर पर और मंत्रालय के ट्विटर पर अपने अधिक से अधिक सुझाव 1 सप्ताह के अंदर दें, ताकि हम इस ऑनलाइन जो हमारी शिक्षा है इसको हम विस्तार दे सकें। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना और लोगों से इसको और उत्कृष्ट बनाने एवं इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव लेना है। सभी सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्री के ट्विटर हैंडल और मंत्रालय की वेबसाइट पर साझा किए जा सकते हैं। 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक इस अभियान का पहला चरण चलेगा, जबकि 19 से 24 अप्रैल तक दूसरा चरण चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वेतन में 30% कटौती की मांग की है। उन्होंने अन्य दलों के विधायकों और सांसदों से भी वेतन को लेकर इसी तरह के निर्णय लेने की अपील की है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुझसे ये कहा है कि हमारी 30%, 30% सैलरी आप काटिए साल भर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया वो 30% काटेंगे। बाकी विधायकों से भी मैं अपील करता हूँ कि जैसे सांसदों ने 30% सैलरी कम लेने का फैसला किया, वैसे मध्य प्रदेश के विधायक भी करें। ये संकट का समय है, जितना पैसा आवश्यक है हम बचा के इस युद्ध में लगाएं। विधायक निधि के नियमों में भी संशोधन करने वाले हैं। अब जो भी विधायक साथी चाहेगा मध्य प्रदेश में, वो अपनी विधायक निधि का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कर सकेगा। विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें से लगभग 70% मौत यूरोप में हुई है। विश्व में इस घातक वायरस से 1,02,525 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 70,245 लोगों की मौत यूरोप में हुई है। इटली में 18,849 के आंकड़े के साथ सर्वाधिक मौत हुई है, जबकि उसके बाद अमेरिका में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन में 16,081 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से यूरोप में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां अगर जल्दबाजी में खत्म की गई तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एड्हानोम ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हर किसी तरह WHO भी पाबंदियां खत्म होते देखना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी में पाबंदियां खत्म करने से घातक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम सही तरीके से इससे नहीं निपटेंगे तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो कोरोना पर सही तरीके से निपटने की जरूरत है, WHO ने ऐसा कहा है। Some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time,
Lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. फ्रांस में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 987 लोगों की मौत हुई है। हालांकि आईसीयू में भर्ती रोगियों की संख्या में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। फ्रांस के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 554 लोगों की मौत अस्पतालों में जबकि 433 मौतें नर्सिंग होम में हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 13,197 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि आईसीयू में अब केवल 62 रोगी बचे हैं। बृहस्पतिवार से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। स्पेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 605 लोगों की मौत हो गई है, जो 17 दिन में सबसे कम मौत का आंकड़ा है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने शुक्रवार को कहा कि महामारी से लगी आग अब काबू में आ रही है। उन्होंने कहा, कोरोना पर अंकुश लगाने के प्रयास में उठाए गए सख्त कदमों से बहुतों की जिंदगी बचाने में मदद मिली है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। इटली में पहले लॉकडाउन 3 अप्रैल तक लागू किया गया था, फिर इसे 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसका विस्तार 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। इटली में कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1,47,577 तक हो गई है। वहीं अब तक 18,849 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में शुक्रवार को इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के अब तक कुल 19,638 मामले सामने आए हैं और यहां 1,057 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की के 31 शहरों में शुक्रवार आधी रात से 48 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया, जबकि इस महामारी के चलते 4,747 नए मामले सामने आए हैं। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 98 और लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 1,006 हो गई है और कुल 47,029 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। तुर्की में कुल 47,029 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। और कोरोना वायरस के बारे में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता राजेश राज से। राजेश, हालांकि आंकड़ा बड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस तरह से सख्त कदम उठाए गए हैं उसको देखते हुए स्थिति नियंत्रण में है। किस तरह से और उपाय किए जा रहे हैं कि कड़ाई से इन दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके और लोगों को जो जरूरी सेवाएं हैं, जरूरी वस्तुएं हैं, उनकी आपूर्ति भी की जा सके? देखिए रमा, लॉकडाउन के बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लॉकडाउन में लगभग 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त जो है लोग गुजार चुके हैं और उन्हें जो जरूरी सामानों की आपूर्ति है, चाहे वो होम डिलीवरी हो या फिर दुकानों पर जाकर सामान लेने की बात हो, वो उन्हें निर्बाध तरीके से की जा रही है। लोगों को किसी भी तरह की कोई सामान की दिक्कत नहीं है, वो घरों में रहकर भी होम डिलीवरी के जरिए भी सामान पा रहे हैं और जो जरूरी दुकानें हैं, चाहे वो दवा की दुकानें हो, चाहे वो किराना की दुकानें हो, ग्रोसरी की दुकानें हो, उन तमाम दुकानों पर उन्हें सामान जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ जो है मुहैया करा जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस काम को मजबूती के साथ जो है वो करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आपदा है यह एक वैश्विक आपदा है, वैश्विक महामारी है और निश्चित तौर पर दुनिया भर के जो मुल्क के देश हैं वो इसमें पीड़ित हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो मैं लोधी रोड में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगल बगल में जो भी किराना की दुकानें हैं वो दुकानें सुबह शाम खुलती हैं, लोग अपने घरों से निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वो सामानों की खरीदारी करते हैं। और केंद्रीय भंडार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो केंद्रीय भंडार की व्यवस्था की गई है, उस केंद्रीय भंडार से भी लोग खरीदारी करते हैं। और जब वहां जाकर मैंने एक दिन रमा स्टोरी की थी
तो जी। केंद्रीय भंडार में जब मैंने पूछा कि क्या ये कॉमन पीपुल के लिए भी खुला है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल ये कॉमन पीपुल के लिए भी खुला हुआ है, और ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी हैं जो हैं वही यहाँ आकर खरीदारी नहीं कर सकते, बल्कि जो आम नागरिक हैं वो भी केंद्रीय भंडार में आकर जरूरी सामान जो है वो खरीद सकते हैं। तो अगल बगल के तमाम केंद्रीय भंडारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, और कालाबाजारी को रोकने में भारत सरकार कहीं ना कहीं कामयाब दिख रही है केंद्रीय भंडार के माध्यम से। जी राजेश, आप बनाए रखें स्थिति पर नजर। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारतीय वायुसेना अहम योगदान अदा कर रही है। एयर वॉरियर्स और उनकी मशीनें देश भर में उड़ रही हैं ताकि चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण मुहैया करवाए जा सकें। इंडियन एयरफोर्स के C-17, C-130, IL-76, AN-32 और डॉनियर विमानों ने मुंबई, बेंगलुरु, गुवाहाटी और लेह में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के डॉक्टर भी मदद कर रहे हैं। और अब बात भारतीय रेल की, जहां एक और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय रेलवे आइसोलेशन कोच का निर्माण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए मालगाड़ियों के साथ साथ विशेष पार्सल रेलगाड़ियां भी चला रही है। रेलवे ने एसेंशियल कमोडिटीज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए अपनी मालगाड़ी की जो सेवा है उसे सुचारू रूप से जारी रखा है। अभी तक अगर पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें या फिर कोयला की बात करें तो तकरीबन 3 लाख वैगन जो है वो पेट्रोलियम यूनिट तक या फिर पावर प्लांट तक पहुंचाए जा चुके हैं। यही नहीं, भारतीय रेलवे दूध की आपूर्ति के लिए दूध दुरंतो नाम से विशेष रेलगाड़ियां भी चला रही है। आंध्र प्रदेश के रेनिगुंटा से दिल्ली के लिए अभी तक ऐसी 3 रेलगाड़ियां कई लाख लीटर दूध लेकर पहुंच चुकी है। लगातार 4 अप्रैल और 8 अप्रैल को भी मिल्क टैंक स्पेशल, जिसको कि दूध दुरंतो का नाम दिया गया है, ये गाड़ियां चलाई गई। अब इसकी जो डिमांड है हर ऑल्टरनेट डे पे चलाने की है, और दक्षिण मध्य रेलवे इस डिमांड को पूरा करके रहेगी। इसके अलावा भी भारतीय रेलवे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर मेडिसिन है या फिर मेडिकल इक्विपमेंट है, फल है, सब्जियां हैं, उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए रोजाना स्पेशल पार्सल ट्रेन भी चला रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सारी पार्सल ट्रेन है ये जो है ये टाइम टेबल से चला करती है। साथ ही रेल मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय रेलवे ने अब तक 3500 आइसोलेशन कोच तैयार कर लिया है। रेलवे का लक्ष्य फिलहाल ऐसे 5000 स्लीपर क्लास बोगियों को आइसोलेशन कोच में तब्दील करने का है, जिसकी क्षमता 80,000 लोगों को क्वारंटाइन करने की होगी। भारतीय रेल ने 5000 कोचेस को आइसोलेशन वार्ड्स में बनाने का निर्णय लिया है। ये 5000 कोचेस देश की विभिन्न जगह पर लगभग 133 स्थानों पर इन कोचेस का निर्माण हो रहा है। ये हमारे एग्जिस्टिंग कोचेस हैं स्लीपर और जनरल क्लास की, जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। गरीब और जरूरतमंदों को देश के कई हिस्सों में रेलवे स्टेशनों के बाहर मुफ्त भोजन वितरण करने के साथ साथ भारतीय रेल का प्लान जरूरत के मुताबिक IRCTC के मेगा और बेस किचन का भी उपयोग करके लोगों तक भोजन पहुंचाने की है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी भारत सरकार उज्ज्वला योजना के तहत घर घर तक LPG सिलेंडर पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। Prime Minister Modi, under the Ujjwala scheme, has announced to provide 80.3 million poor families free LPG cylinders as part of a 23 billion relief package for supporting the vulnerable. I thank India's traditional friends for accepting India's request for additional LPG requirements. We are ensuring delivery of LPG cylinders at the doorstep despite a lockdown situation. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के कारण वैश्विक स्तर भारत में ऊर्जा की मांग सर्वाधिक रहेगी। Prime Minister Modi is determined to continue economic activity. India was and will continue to be the global energy demand center. Indian companies are doing their best to upkeep their crude oil and LNG uptake obligations, energy security, affordability,
efficiency, availability and sustainability are the 5 key enablers for sustainable economic growth. We will continue to generate energy demand by stimulating the economy. कोरोना वायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के बीच घरेलू हिंसा का सामना करने वाले महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने मदद का हाथ बढ़ाया है। महिला आयोग ने महिलाओं की मदद के लिए एक व्हाट्सएप नंबर शुरू किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर महिलाएं शिकायत कर सकेंगी। ये व्हाट्सएप नंबर सिर्फ लॉकडाउन के दौरान काम करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में पुलिस के योगदान को सराहा है। विराट कोहली ने इस मुसीबत की घड़ी में दिल्ली पुलिस का विशेष रूप से धन्यवाद किया। This is Virat Kohli. It is heartening for me to know that the police service across the nation is helping so many people in these difficult times. I want to acknowledge the efforts of Delhi police, who have not only performed their duties with absolute honesty, but also taken food to the poor people on a daily basis, which is their utmost requirement. So well done and keep putting in the same effort. तो सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन, डॉक्टर सब आपके लिए काम कर रहे हैं। आप भी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।